दोस्तों, इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती है डरावनी कहानियां। अगर आपको ऐसे ही डरावनी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये हाल ही की बात है जब मैंने लखनऊ जाने का प्लान बनाया और अगली शाम को स्टेशन जाने के लिए मोहल्ले के चौराहे से एक ऑटो ली, क्योंकि मुझे अपनी किस्मत पर पूरा भरोसा था कि किस्मत ने मेरे लिए कोई ना कोई समस्या जरूर लिखी होगी। ऐसे में मैंने ट्रेन से 1 घंटा पहले स्टेशन पहुंचने का प्लान बना लिया था, इसलिए मैं 8 बजे ही ऑटो से नई दिल्ली के लिए रवाना हो गया। पर जिस ऑटो में बैठा था उस ऑटो का सीएनजी गैस खत्म होने के कगार पर था। ऐसे में ऑटो वाले ने सीएनजी रिफिल कराने के लिए सीएनजी पंप पर ऑटो लगा दी, जहां पहले से काफी लंबी लाइन लगी हुई थी और जब तक हमारी बारी आई तब तक 20 मिनट गुजर चुके थे। सीएनजी रिफिल होते ही ऑटो वाले ने ऑटो को भगाया और इस भागम भाग में ऑटो वाले ने सिग्नल तोड़ दिया। सिग्नल तोड़ने के चक्कर में 2 पुलिस वालों ने ऑटो को रोका और इसी के चलते 15 मिनट और लग गए। खैर, जैसे तैसे उस ऑटो वाले ने मुझे स्टेशन छोड़ दिया, वो भी 10 मिनट पहले। मैं ऑटो से उतरते ही प्लेटफॉर्म नंबर 8 की ओर भागा, जहां पर मेरी ट्रेन रुकी हुई थी। अभी मैं अपनी प्लेटफॉर्म की तरफ ही बढ़ रहा था कि तभी एक लड़की मेरे से जोर से टकरा गई और टकराते ही नीचे गिर पड़ी। उस लड़की के नीचे गिरते ही मैंने उसे उठाने के लिए जैसे ही हाथ दिया तो वो लड़की मुझ पर भड़क गई और भड़कते हुए बोली, अबे लफंगे, अंधे, तुझे दिखाई नहीं देता क्या? इससे पहले मैं उस लड़की को कुछ कह पाता, उस लड़की के सपोर्ट में लोग जमा होने लगे। वो कमीनी लड़की भी चालू थी। जैसे उसने देखा कि लोग जमा होने लगे हैं तो वैसे ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उस लड़की का रोना शुरू होते ही वहां जमे सारे लोग मुझ पर ऐसे बरसने लगे मानो मैंने कोई बहुत संगीन अपराध कर दिया हो। यहाँ तक कि कुछ लोग मेरे हाथ पैर तोड़ने की बात भी करने लगे और शायद वो लड़के मेरे हाथ पैर तोड़ भी देते अगर सही वक्त पर स्टेशन पर रेलवे पुलिस बीच बचाव करने लगी मैं नहीं पड़ती। रेलवे पुलिस ने पहले तो गुस्साई भीड़ को वहां से हटाया और फिर हम दोनों की बातें सुनी और हमारी बातें सुनने के बाद मामले को शांत करवाया। खैर, मैं वहां से सही सलामत तो निकल गया, पर इस बीच मेरी ट्रेन जा चुकी थी। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। ट्रेन तो छूट चुकी थी, तो ऐसे में मैं दूसरी ट्रेन देखने लगा। किस्मत से मुझे दूसरी ट्रेन भी मिल गई, पर वो ट्रेन रात के 11 बजे की थी और अभी 9 बजे रहे थे। पर दिक्कत वाली बात यह थी कि उस ट्रेन में कोई सीट अवेलेबल नहीं थी, तो ऐसे में मुझे या तो फाइन देना पड़ता या फिर जनरल बोगी में सफर करना पड़ता। जनरल बोगी का हाल तो आप जानते ही है कि उसमें कितनी भीड़ होती है, लिहाजा मैंने फाइन देना ही ठीक समझा। और जब ट्रेन आई तो मैं स्लीपर क्लास में चढ़ गया, ये सोचकर कि जब टीटी आएगा तब उसे ही फाइन देकर टिकट ले लूंगा। ट्रेन में चढ़ने के बाद मैंने ट्रेन के गेट पर ही अपने बैठने लायक जगह बना ली, क्योंकि और कहीं जगह नहीं थी। अब मुझे इंतजार था तो बस टीटी के आने का, ताकि मैं फाइन देकर कोई सीट का इंतजाम कर लूं। रात के 12 बजने को थे और अब तक ट्रेन में कोई भी टीटी आया नहीं था। इसी बीच ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर कुछ देर के लिए रुकी और इसी बीच स्टेशन से 3 लड़के उसी बोगी में चढ़े जिसमें मैं था। वो तीनों भी उसी ट्रेन के गेट पर ही बैठ गए। पता नहीं क्यों उन तीनों के आने से अब मुझे थोड़ी घबराहट होने लगी थी। दरअसल वो तीनों लड़के नशेड़ी थे और उनके बात करने के तरीके से साफ पता चल रहा था कि वो तीनों बहुत ही बड़े बदमाश हैं। मैं अभी यही सोच रहा था कि यहाँ से निकलने में ही भलाई है, पर तभी ट्रेन में उन तीनों में से एक लड़के ने मुझसे बोला, अरे क्या हुआ भाई, हम तीनों तुम्हें इतने अच्छे लग रहे हैं कि हमसे तुम्हारी नजर ही नहीं हट रही है। दरअसल ट्रेन में मैं उन्हें एक टक घुरे जा रहा था और मुझे इस बात का अंदाजा भी नहीं था। पता नहीं उस वक्त मुझे क्या हो गया था। खैर, मैंने उस वक्त किसी तरह मामले को संभाला और अपनी निगाह घुमाकर बाहर की ओर देखने लगा। अभी मैं ट्रेन के बाहर ही देख रहा था कि तभी उन तीनों में से एक लड़का ट्रेन के दरवाजे के बिल्कुल आगे आकर बैठ गया। फिर जब मैंने उस लड़के पर गौर किया तो मैंने नोटिस किया कि उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा है। इससे पहले मैं समझ पाता कि वो लड़का क्या करने वाला है कि तभी पीछे बैठे बाकी के 2 लड़के बोले, भाई निशाना जमा कर मारना। इसी बीच ट्रेन किसी रेलवे फाटक से गुजरी और जैसे ही उस लड़के ने वो पत्थर फेंक कर मारा, मगर स्टेशन पर खड़े लोगों में किसी को भी वो पत्थर नहीं लगा। गनीमत थी कि उस लड़के का निशाना चूक गया, जिससे बाकी के दोनों लड़के उस पर हंसने लगे और उसे एक और पत्थर थमाते बोले, इस बार मत चूकना। इसी बीच जब मैंने उन दोनों लड़कों की तरफ देखा तो मैंने पाया कि उनके पास पत्थरों से भरा एक बैग है, मानो वो पूरी तैयारी के साथ आए हो। पर इस बार जैसी ट्रेन ने दूसरा रेलवे फाटक क्रॉस करना शुरू किया तो वैसे ही उस लड़के ने वो पत्थर फिर से दे मारा, पर इस बार भी उसका निशाना चूक गया और उनका यही सिलसिला चलता रहा।
जब भी ट्रेन रेलवे फाटक से गुजरती तो वो लड़का अपना निशाना आजमाता। वहीं दूसरी तरफ अब मुझे उनसे बहुत ही ज्यादा डर लगने लगा था और इसलिए मैंने चुपचाप वहां से निकलने की सोची। पर इससे पहले कि मैं वहां से उठ पाता तभी पीछे बैठे एक लड़के ने उस लड़के का मजाक उड़ाते हुए मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, भाई तेरे से तो अच्छा निशाना ये भाई लगा लेगा। उस लड़के के इतना कहते ही वो लड़का जो निशानाबाजी कर रहा था पीछे पलटा और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ऐसा है तो एक मौका इसे भी दे देते हैं। उसके ये कहते ही दूसरे लड़के ने झट से मेरे हाथ में एक पत्थर थमा दिया और मुझे धमकाते हुए बोला, निशाना चूकना नहीं चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। मैंने उन्हें मना करने की कोशिश की पर मेरे मना करते ही वो तीनों मुझ पर भड़क गए और चाकू निकालते हुए बोले, तेरे को प्यार से समझ में नहीं आता, चुपचाप से निशाना लगा। उसके हाथ में चाकू देखते ही मेरे हाथ पैर कपकपाने लगे। उस वक्त मेरी भलाई इसी में थी कि मैं उनकी बात मान लूं, लिहाजा मैंने उनकी बात मान ली, ये सोचकर कि मेरा निशाना नहीं लगने पर वो दोनों शांत हो जाएंगे। पर मेरी बारी में जब रेलवे फाटक आया तो ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और जैसे ही मेरी बोगी रेलवे फाटक के सामने आई तो वैसे ही मुझे दो लोग लाल कमीज में खड़े नजर आए। उन्हें देखते ही मैंने वो पत्थर उन्हीं की ओर दे मारा और मेरी फूटी किस्मत, वो पत्थर सीधे जाकर उस आदमी के सर पर लगा। पत्थर लगते ही वो जोर से चिल्लाया और वो नीचे गिर पड़ा। फिर इसी बीच ट्रेन तो आगे निकल गई पर मेरा दिल अब जोरों से धड़कने लगा। पर वो तीनों लड़के मेरी वाहवाही करने लगे। मैं ये सोच सच के मरा जा रहा था कि ये मेरे हाथों से क्या हो गया। अभी मैं अंदर ही अंदर अपने किए पर पछता रहा था कि इसी बीच ट्रेन की रफ्तार धीमी हो गई और जब इस बार एक और रेलवे फाटक आया तो वो पागल लड़के फिर से हाथों में पत्थर लेकर तैयार हो गए। अब हमारी बोगी रेलवे फाटक के सामने आई तो वो तीनों लड़के बर्फ की तरह जम से गए। ट्रेन रेलवे फाटक को क्रॉस करती हुई आगे निकल गई पर वो तीनों लड़के अभी भी वैसे ही हाथ में पत्थर पकड़े खड़े रहे। फिर जब मैंने उन्हें टोकते हुए कहा, अरे भाई क्या हुआ तुम लोगों को, तब जाके वो पीछे पलटे और पीछे पलटते ही वो तीनों के तीनों धड़ाम से नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही वो तीनों ही छटपटाने लगे मानो उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ा हो। पर उस वक्त मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। हालांकि उस वक्त और भी लोग वहां उन तीनों को छटपटाता हुआ देख रहे थे पर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वैसे भी इनके साथ जो भी हो रहा था अच्छा ही हो रहा था। फिर कुछ देर के बाद वो तीनों नॉर्मल हो गए पर उनके चेहरे पर एक खौफ था, उनके दांत खटखटा रहे थे। इसी बीच ट्रेन की रफ्तार फिर से धीमी हुई और फिर ट्रेन रुक गई पर इस बार ट्रेन किसी जंगल के बीच रुकी थी। अभी मैं ट्रेन के बाहर ही देख रहा था कि तभी कोई बड़ी ही तेजी से अंदर आया और उन तीनों लड़कों में से एक को झटके से घसीटते हुए बाहर लेकर चला गया। दोस्तों ये सब इतना तेजी से हुआ कि मैं तो देख भी नहीं पाया आखिर कौन उस लड़के को खींच के ट्रेन के बाहर ले गया। वहीं दूसरी तरफ बाकी बचे दोनों लड़के वहां से दूसरी बोगी की तरफ चीखते हुए भागे पर मैं वहीं पर बैठा रहा क्योंकि मुझे उनके पीछे हरगिज नहीं जाना था। अभी मैं वही बोगी के दरवाजे के पास खड़ा बाहर की ओर ही देख रहा था कि तभी मेरी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने लाल कमीज पहनी हुई थी और उसके सर में एक पत्थर घुसा हुआ था। अब ये देखते ही मेरी हालत बहुत खराब हो गई। डर इस कदर मेरे पर हावी हो गया कि मेरे शरीर ने एकदम से काम करना बंद कर दिया और मैं वही उसी वक्त बेहोश हो गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी स्टेशन के वेटिंग रूम के बेंच पर लेटा हुआ था। सुबह भी हो चुकी थी और होश में आने के बाद भी मुझे बेचैनी महसूस हो रही थी। खैर किसी तरह मैं अपने मंजिल तक तो पहुंच गया मगर वो लाल कमीज वाला आदमी मुझे हर रोज दिखाई देने लगा। मैंने डॉक्टर से लेकर ओझा बाबा सबको दिखाया पर किसी ने भी मेरी इस बीमारी का हल नहीं ढूंढा और आज भी मुझे वो लाल कमीज वाला आदमी नजर आता है। अब उस आदमी को देखना मेरी आदत सी हो गई थी क्योंकि वो आदमी मुझे क्यों दिखता, वो मेरे साथ क्या करना चाहता है, यही सोच सच के मेरा दिल घबरा जाता है।